स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर पे। बिना देरी किए हम उस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जिस फेज से संबंधित प्रश्न देने की बात हमने आपसे करी थी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और असिस्टेंट प्रोफेसर जो 3900 जो पोस्ट आने वाली है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से, उससे सारे मटेरियल्स जो भी रिलेटेड है उसको प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सिलेबस भी दिया है, साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि जितने भी सब्जेक्ट्स की डिमांड, अगर हमने तो ज्योग्राफी पर फोकस किया है और जीके पर फोकस किया है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंगली हम बुक्स भी सजेस्ट करेंगे। पीडीएफ में हम आपको बुक्स और सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे जो जीके का प्रश्न है जो 30 अंक का 30 प्रश्न होते हैं, 60 अंक के होते हैं, जो भी उससे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आप उसको हमारे पीडीएफ सेक्शन से देख लीजिएगा। यह परीक्षा 4 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले चरण के पेपर को हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। दोस्तों हमने कहा था कि जो 6 इकाइयों में सिलेबस विभक्त है, तो जो सेकंड फेज की परीक्षा संपन्न हुई थी उसकी एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि जो प्रश्न आए हुए हैं 2014 में जो सेकंड फेज की परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें जो पेपर आए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पैटर्न है, पहले तो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो पैटर्न आप देख लें कि इसमें जो सेकंड फेज में जो करंट अफेयर्स थे उससे 5 प्रश्न आए थे और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से 5 प्रश्न आए थे। आईसीटी थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न थे। मानव एवं पर्यावरण से इस बार 5 प्रश्न थे। भारतीय इतिहास एवं भूगोल से 5 प्रश्न थे और दोस्तों भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से 7 प्रश्न थे। टोटल 30 प्रश्न थे। तो आप इस पैटर्न को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न मैंने बताया, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आपको अरेंज करना है। तो मैंने बताया था कि यही इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वही आपका मेन परीक्षण होता है कि आपकी जो अध्ययन की गहनशीलता है क्या है। आपने अगर डॉक्टरेट किया है तो आप इन सारे आयामों से गुजरे हैं, तो आपको बहुत सारे चरण देखने पड़े होंगे अपने रिसर्च के दौरान। यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है, तो हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब है उसका जो आप अरेंज करोगे तो इसमें यही है कि आप किसी भी अच्छे अनुसंधान को शुरू करने की अगर प्रयास करते हैं तो आपका उद्देश्य की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद आप आंकड़ों का संग्रह करते हैं, आंकड़ों को एकत्र करते हैं। आंकड़ों को एकत्र करने में डेटा कलेक्शन जो होता है वह आपका प्राइमरी सोर्सेज से हो सकता है, सेकेंडरी सोर्सेज से हो सकता है, टर्शियरी सोर्सेज से फिर आप पर्सनल सर्वे करते हो। साथ ही साथ अब उसको आप एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप उसकी फाइंडिंग्स जो भी होती है, निष्कर्ष होती है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी दोस्तों यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। इसमें कह रहा है फलांग की त्रुटि कौन सी है। अब एक बात हम आपको बता दें कि जो इसमें जो फलांग की त्रुटि की बात की जा रही है, इसके लिए आपको जो है जो प्रत्युत्तर की त्रुटि जहाँ पर होती है, जहाँ पर रिप्लाई की, जहाँ पर कोई भी करेक्शन जो नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम सारे उस त्रुटियों को, जो भी हमारी कमी रहती है, उसको हम एनालाइज करते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा फलांग की त्रुटि प्रत्युत्तर की त्रुटि है, यानी कि आपका सी जो है सही जवाब है। इससे संबंधित जितने भी मटेरियल्स हैं उसकी स्टडी हम ग्रेजुअली करेंगे जब हम हमारे अपने क्लासेज स्टार्ट करेंगे। जब बहुत जल्दी जो है जैसे ही यह हमारा सेक्शन पूरा होता है प्रश्नोत्तर का, उसके बाद हम अपने क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तो इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे हम आगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो है वह चर जिसका हम औसतांक यानी कि माध्य यानी कि मीन तथा स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा नापे जाते हैं। इसमें जो 4 मापनी दी हुई है दोस्तों, इसकी अलग अलग अपनी वैल्यू है। जो बहुत सारे स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन है, टी स्केल है, एफ टेस्ट है, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें जो है हम जो ऑप्शन इसका सही है वह है इंटरवल स्केल के थ्रू जो है हम इसको कर सकते हैं। इसका जो तीसरा जो है वह सी का सही, तीसरा का सी सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है सदैव से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लिए फेवरेट टॉपिक में रहा है और सिलेबस में भी है। तो ये क्या दो प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। पिछले फेज में इसमें पूछा गया था कि कब इसकी स्थापना हुई थी, और दूसरे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि जो चौथा ऑप्शन है, विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, यह अनुसंधान आयोग का कार्य नहीं है, यानी कि आपका डी जो ऑप्शन है वह सही जवाब है। अब आगे देखो दोस्तों, पांचवा प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर आईसीटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब आप मिलाओगे तो जो इसका जो दिया हुआ है टर्म वह है, जो टर्म दिया हुआ है उसमें एल्गोरिथम लैंग्वेज, जो एल्गोल है इसका एल्गोरिथम लैंग्वेज है, बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CAD है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और जो 5GPL है दोस्तों यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5GPL नहीं होगा बल्कि 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, यानी कि 5GL है न कि 5GPL है। तो यहाँ पर जो डी है वह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न भी मैंने बताया था कंप्यूटर ईमेल वगैरह से, ब्राउज़र से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको बारीकी से अध्ययन करना होगा। हम आपके साथ उपलब्ध रहेंगे यहाँ पर पूरी तैयारी के दौरान। यहाँ पर जो 4 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं इनमें हम आपको बता दें कि जो आपका ए ऑप्शन है वह नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी स्टार नहीं हो सकता ईमेल के एड्रेस के दौरान। और सी जो है जिसमें 2 डैश का यूज़ किया गया है, जो इसमें सी है वह भी यह सही ईमेल नहीं हो सकता, यानी कि जो आपका बी और डी जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहेंगे। आप जानते हैं CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहाँ पर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बारे में ज़्यादा बात न करके हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट से है, जिसमें यदि कोई भी सॉलिड वेस्ट पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? तो इसका सही जवाब है टाइफाइड। टाइफाइड इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? यह भी प्रश्न जो है ह्यूमन एंड इकोलॉजी से है, ये मानव और पर्यावरण से है। तो इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि हाइड्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अब 10वां प्रश्न जो है 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? दोस्तों हम आपको बता दें यह उस समय के अकॉर्डिंगली यह करंट अफेयर्स का विषय है। तो इसमें जो सही जवाब है वह तो होगा छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी समिट हुए हैं, जितने भी आयोजन हुए हैं, इसकी एक चार्ट बना लीजिएगा। मैं उसको सिलसिलेवार ढंग से आपको बता दूंगा कि 1972 में फर्स्ट टाइम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था। इसके बाद यह सम्मेलन का जो सिलसिला शुरू हुआ है पर्यावरण पर, वह एक बहुत ही करंट मुद्दा आया हुआ है। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कोच्चि सम्मेलन हुआ, बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब है वह ए है। देखिए अगला प्रश्न भी आपका एनवायरनमेंट से है। मैंने कहा था कि इस बार जो है इस फेज में 5 प्रश्न जो है एनवायरनमेंट से टच किए गए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में जापान में जो क्योटो है वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में जो जलवायु संबंधित जो एनवायरनमेंट पर जो समिट हुआ था उससे संबंधित यह प्रोटोकॉल था, जिसमें यह कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता होगा। 203 कंट्रीज में उसमें साइन भी किया था। आगे जो 12वां प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न जो है बहुत ही आसान और हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। हिस्टोरिकल या
पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद जो है एक पुस्तक थी। गीत गोविंद जो सेन वंश के शासक जो थे, उसके संस्थापक लक्ष्मण सेन के समय जो उनके राज कवि थे जयदेव, उन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें कृष्ण के काव्य रास लीलाओं के संदर्भ में बातें करी गई हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न जो है वह आपका नेशनल मूवमेंट से है। नेशनल मूवमेंट में जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बता दें, इसमें जो है 3 सही हैं। जो 3 सही है, तो इसमें जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें 3 सही है। इसमें पहला ऑप्शन सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, जिन्होंने 1870 में इसकी स्थापना की थी, वह इसके संस्थापक थे। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न जो है यह आपका रिलेटेड है जियोग्राफी से। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो यह बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, क्योंकि 78 और 21 रेस्ट जो है मेजर गैसेज जो हैं वह आपकी ऑर्गन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में मिलते हैं मुख्य रूप से। आर्गन 0.93% और 0.03% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न जो है 15वां प्रश्न, यह बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि निम्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची उपलब्ध है। इसमें आपको बताना है कि कच्छ वनस्पति कवर के प्रदत्त गिरते हुए क्रम का सही विकल्प बताइए। तो दोस्तों, इसमें जो हम बता दें, जो इसका सही जवाब है वो पहला होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा जो आपका होगा वह गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा उड़ीसा, जहाँ पर जो है कच्छ वनस्पति जो कि समुद्र के किनारे पाई जाने वाली जो वेजिटेशंस हैं वो मिलती हैं, तो उसको यहाँ दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब आपका सी, तीसरा है, सी है। तो दोस्तों, यह वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। दूसरी वीडियो तुरंत जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको रेस्ट 15 क्वेश्चंस की। हम आपको बता दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी एनालिसिस करनी पड़ रही है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। तो कृपया इसको ध्यान से देखेंगे, आने वाले भविष्य में यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। धन्यवाद दोस्तों।